Hello students, in today's video we are going to learn poem Nose versus Eyes. This poem is written by William Cooper. Okay, this is taken from your English 11th standard English poem number 2.5. In this video I have covered poem explanation along with icebreakers and brainstorming. So before we start with the poem, let me tell you, if you are new to my channel, you can visit my channel Learn with BS. You will find more useful videos on English literature, English grammar, English writing skill, English speaking. If you like my videos, press the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe for upcoming videos. So let me tell you, this poem is about dispute between eyes and nose. तो वो dispute किसके ऊपर है? It is on spectacles, चश्मे के ऊपर है. I have given the summary of the poem which will be useful to you for your exam purpose. कि नोज़ और आइज़ के बीच में डिस्प्यूट क्यों था? एक जुडिशरी सिस्टम पे मौकरी की है, मजाक उड़ाया है, कॉमेडी किया है कि उसमें इसको केस किसके ऊपर लड़ रहे हैं? नोज़ और आइज़ के ऊपर. जज बना है, ईयर्स, टंग को लॉयर बनाया है. ऐसे करके उन्होंने बॉडी ऑर्गन्स को यूज़ किया है और अच्छी सटायर बनाई है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम. Before we start with the poem, let me tell you something about poet William Cooper. He was one of the most popular 18th century English poet and composer of times. His poem deal with nature and everyday life. He is aptly described by Samuel T. Coleridge as the best modern poet of his times. इनकी जो पोएम्स हैं नेचर के ऊपर, एवरीडे लाइफ के ऊपर ही बनी हुई है और 18th सेंचुरी के पोएट थे और इनको बेस्ट मॉडर्न पोएट बनाया गया था, तभी के टाइम का बेस्ट मॉडर्न पोएट. Though he studied jurisprudence, he later admitted that he was not much inclined to the legal profession. He wrote, "Happy is the one who knows just as much of the law to make himself as a little merry now and then with the solemnity of judicial proceedings." इन्होंने पहले तो लॉ पढ़ा, पर बाद में उनको लगा कि उनका इंटरेस्ट जो है लीगल प्रोफेशन में नहीं है, तो उन्होंने बाद में लिखा कि अपने आप को अगर आप खुश रखना चाहते हो तो उतना ही लॉ आप सीखो जो आपको इधर उधर काम आए, खुश रखे. दैट्स इट. ज़्यादा उसके डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं. नोज़ वर्सेस आइज़ इज़ अ सटायर ऑन द जुडिशरी सिस्टम. लीगल सिस्टम पे उन्होंने कॉमेडी टाइप पोएम बनाई है. इट ऑल्सो मॉक्स एट दी स्टोन ब्लाइंड जस्टिस इन अ ह्यूमरस मैनर, एम्फसाइजिंग अपॉन दी लैक ऑफ एम्पैथी एंड कॉमन सेंस. कभी कभी क्या होता है, जो डिसीजन लिया जाता है कोर्ट का बिना सहानुभूति के, एम्पैथी यानी सहानुभूति, बिना कॉमन सेंस के ब्लाइंड जस्टिस दिया जाता है, तो उन्होंने वो इस पोएम के थ्रू दिखाया है. Nose versus eyes. Between nose and eyes, a strange contest arose. The spectacles set them unhappily wrong. The point in dispute was, as all the world knows, to which he said spectacles ought to belong. अभी डिस्प्यूट किस में था? झगड़ा. किस डिस्प्यूट यानी झगड़ा किसके बीच में था? नोज़ और आइज़ के बीच में कंपटीशन हो गया. किस बात पे कंपटीशन? की स्पेक्टेकल्स जो हैं ओके उसके ऊपर उनको ये आ गया, आर्ग्यूमेंट आ गया, झगड़ा हो गया स्पेक्टेकल्स के ऊपर कि पूरी दुनिया को पता है कि स्पेक्टेकल्स, चश्मा किसको बिलोंग करता है. सो टंग वॉज अ लॉयर एंड आर्ग्यूड द केस विथ ग्रेट डील ऑफ स्किल एंड अ विग फुल ऑफ लर्निंग, वाइल चीफ बैरन ईयर सैट टू बैलेंस द लॉस, सो फेम्ड फॉर हिज टैलेंट इन नाइसली डिसर्निंग. अभी टंग को लॉयर बनाया गया. क्यों टंग को लॉयर बनाया गया? क्योंकि टंग जो है झूठ भी बोलती है, सच भी बोलती है, बात ट्विस्ट कर लेती है जैसे लॉयर करते हैं. तो टंग को लॉयर बनाया गया कि वो आर्ग्यू करेगा इस केस को एंड वो अपनी स्किल दिखाएगा और अपने विग यानी जैसे आर्टिफिशियल हेयर रहते हैं हेड पे, तो वो विग लगा के, इसको विग लगा के, अपने लर्निंग को विग लगा के. और जो ईयर है वो बैरन है यानी पावरफुल पर्सन है, वो क्या करेगा? लॉ को बैलेंस करेगा, वो जज बनेगा. कि फेम्ड यानी फेमस है, टैलेंट यानी अक्लमंदी, किसमें? इन नाइसली डिसर्निंग यानी शोइंग गुड जजमेंट. वो अपने गुड जजमेंट के लिए, वो सुन के अपनी गुड जजमेंट देगा, उसके लिए टैलेंटेड है, सो उसको जज बनाया गया. इन बिहाफ ऑफ द नोज इट विल क्विकली अपीयर एंड योर लॉर्डशिप, ही सेड, विल अनडाउटेडली फाइंड दैट द नोज हैज़ हैड स्पेक्टेकल्स ऑलवेज इन वेयर विच अमाउंट्स टू पोजेशन टाइम आउट ऑफ माइंड. अभी उन्होंने पहले जजमेंट सुनाया किसके फेवर में? नोज के फेवर में. कि जैसे बोलते हैं ना माई लॉर्ड, तो माई लॉर्डशिप उन्होंने बोला कि अनडाउटेडली स्पेक्टेकल्स जो है हमेशा नोज़ ही पहनता है, नोज़ ही वेयर करता है, तो ये पोजीशन उसकी ही है, नोज़ की है. ये जो पोजीशन इट बिकम्स, अमाउंट्स टू यानी बिकम्स, स्पेक्टेकल जो है किसकी पोजीशन बनती है? नोज़ की ही पोजीशन बनती है. देन होल्डिंग द स्पेक्टेकल्स अप टू द कोर्ट, योर लॉर्डशिप
observes they are made with a straddle as wide as the ridge of the nose is in short designed to sit close to it just like a saddle. अभी सैडल क्या होता है, जैसे आप घोड़े के ऊपर देखते हो जो रखते हैं, सीट रखते हैं बैठने के लिए, उसको बोलते हैं सैडल. कुशन टाइप या कुछ ऐसे रखते हैं ना सीट घोड़े के ऊपर बैठने के लिए, तो उसको बोलते हैं सैडल. तो जैसे घोड़े के ऊपर वो सैडल रहती है, वैसे ही नोज़ के ऊपर जो है इसकी स्पेक्टेकल्स की स्ट्रैडल. स्ट्रैडल क्या होता है, जो ट्रायंगल शेप होता है ना दो ग्लासेस के बीच में ट्रायंगल शेप, उसको बोलते हैं वो स्ट्रैडल. वो स्ट्रैडल जो है उतनी ही चौड़ी है जितने हमारे नाक की रिज, नाक की जितनी चौड़ाई, तो वो ऐसे बैठ जाती है जैसे कि वो सैडल बना हुआ है, उसके लिए बैठने की सीट बनी हो. तो जो स्पेक्टेकल्स अपने नाक के ऊपर बैठते हैं, नोज़ की रिज के ऊपर बैठते हैं कि जैसे अपनी सीट बना के उधर बैठे हैं, वो उसके लिए बना हुआ है. तो इसके लिए नोज़ ही उनको ओन करता है. Again, would your lordship a moment suppose this a case that has happened, and maybe again that the visage or countenance had not a nose, pray who would or who could wear spectacles then? Again बोल रहा है माई लॉर्ड, सुनिए कि ये जो केस है, अगेन मैं बोलता हूँ कि अगर किसके पास विसाज या काउंटेनेंस यानी फेस, किसी के अगर फेस पे नाक ना हो, किसी के भी फेस पे अगर नोज़ नहीं हो, तो बोलो कौन स्पेक्टेकल पहनेगा? जिसके भी मुंह पे अगर नोज़ होगी ही नहीं तो वो स्पेक्टेकल्स कैसे पहनेगा? On the whole, it appears, and my argument shows with the reasoning, the court will never condemn that the spectacles plainly were made for the nose and the nose was a plainly intended for them. तो मुझे तो क्लियरली लग रहा है कि मेरी आर्ग्यूमेंट से कि कंडेम यानी एक्सप्रेस डिसअप्रूवल. मैं कोर्ट के सामने दिखाना चाहता हूँ कि ये जो स्पेक्टेकल्स है वो तो नोज़ के लिए बने हुए हैं, तो और किसी के लिए तो बने हुए नहीं. दे डोंट इंटेंड फॉर एनीबडी एल्स बट नोज़. यानी जो टंग ने अपना जो केस सुनाया वो किसके फेवर में? नोज़ के फेवर में, कि वो उसके ऊपर ऐसे अच्छे से बैठ जाता है. अगर नोज़ नहीं होगा तो कोई चश्मा पहनेगा ही नहीं. तो क्लियरली वो जो है स्पेक्टेकल्स वो इसको ही ओन करते हैं, नोज़ को ही. Then shifting his side as a lawyer knows how he pleaded again in behalf of the eyes. But what were his argument few people know, for the court did not think they were equally wise. अभी टंग ने वापस शिफ्ट किया कहाँ पे? आइस के फेवर में, क्योंकि एक ही लॉयर था. तो पहले केस किसके? नोज़ के फेवर में किया. अभी केस किसके फेवर में किया? आइस के फेवर में वो बात करने लगा. आइस के फेवर में रिक्वेस्ट करने लगा, प्लीड यानी रिक्वेस्ट करना, केस लड़ने लगा कि थोड़े ही लोगों को पता है. Arguments for few people know, for the court did not think they were equally wise. थोड़े ही लोगों को वो आर्ग्यूमेंट पता थी कि वो उसके फेवर में नहीं है, वो इतना उसका ये नहीं है ओनरशिप. So his lordship decreed with a grave solemn tone, deceive and clear, without one if or but, that whenever the nose put his spectacles on by daylight or candlelight, eyes should be shut. अभी आइस के फेवर में बहुत कम ही थे लोग जो उसके फेवर में थे, कम ही बातें थी जो उसके फेवर में थी. जितनी नोज़ के लिए फेवर में थी उतनी आइस के लिए नहीं थी. तो लॉर्डशिप डिक्रीड यानी फैसला दिया, जज ने फैसला दिया. टू अ ग्रे सोलेम टोन, यानी कि एकदम फॉर्मल सीरियस टोन में उन्होंने जवाब दिया कि जब भी हम चश्मा पहनते हैं, नोज़ पे लगाते हैं, तो रात हो या दिन हो, आइस शट रहनी चाहिए. जब भी आप चश्मा लगाने जाते हो, नोज़ पे रखते हो, तो क्या होता है? आइस बंद हो जाती है, इरिस्पेक्टिव ऑफ डे है कि नाइट है. तो वो डिसीजन यानी इनडायरेक्टली कि वो नोज़ को ऑन करता है, आइस को आंखें बंद रखनी पड़ती हैं, वो उसकी तरफ ही जाता है, नोज़ की तरफ ही जाता है, और आंखें भी बंद रखी जाती है. तो यानी आइस के लिए बिल्कुल भी एम्पैथी नहीं ही रहा कि उसके फेवर में आर्ग्यूमेंट्स बहुत कम थे, आर्ग्यूमेंट्स वर वेरी फ्यू. तो फेवर फाइनली डिसीजन जो है किसके फेवर में गया? नोज़ के फेवर में. ओके, दिस इज बाय विलियम कूपर. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट विथ आइस ब्रेकर्स. ये जो है आपको वेब कंप्लीट करना है. आइस को डिस्क्राइब करना है, जैसे ब्यूटीफुल आइज, कैट आइज, स्मॉल आइज, डिसर्निंग आइज, प्रोट्रूडिंग आइज, अट्रैक्टिव आइज. प्रोट्रूडिंग यानी बाहर निकली हुई. नोज़ को डिस्क्राइब करना है. शार्प नोज, पॉइंटेड नोज, स्नब नोज, पॉइंटेड नोज. ओके, स्नब यानी चपटी हुई नाक.
देन सर्टन ये दिया है लीगल टर्मिनोलॉजी, एफिडेविट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, काउंसिल क्या होता है, वो सब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिखना है. वन इज़ ऑलरेडी रिटन फॉर यू. एफिडेविट क्या होता है, अ रिटन स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय ओथ और अफर्मेशन फॉर यूज़ एज एविडेंस इन कोर्ट. तो वैसे आर्ग्यूमेंट क्या होता है, कंसेंट क्या होता है, काउंसिल क्या होता है, जजमेंट क्या होता है. तो स्टूडेंट्स आई हैव रिटन दिस, यू कैन रीड इट, नोट इट डाउन क्या होता है. Okay, now name the 5 sensory organs and provide phrases or idioms, proverbs related to them. अभी आपको पता होगा जो इडियम्स बने हुए हैं, एनिमल्स के ऊपर भी बने हुए हैं, कलर्स के ऊपर भी बने हुए हैं, देन पार्ट्स ऑफ बॉडी के ऊपर भी बने हुए हैं. तो क्योंकि ये पोएम सेंसरी ऑर्गन्स के ऊपर है तो आपको उसके रिलेटेड इडियम्स लिखने हैं जो बॉडी पार्ट के ऊपर रिलेटेड, जैसे नोज से रिलेटेड, ईयर से रिलेटेड, टू फॉल ऑन डिफ ईयर्स, लैंड एन ईयर, स्किन के ऊपर जैसे थिक स्किन्ड, आइज़ के ऊपर बर्ड्स आई व्यू. ऐसे आपको बॉडी पार्ट्स के ऊपर फ्रेजेस और इडियम्स लिखने हैं. तो आई हैव रिटन समथिंग ऑन नोज, ईयर, टंग, स्किन, आइज़. यू कैन मेक अ नोट ऑफ इट. देन लेट अस डू brainstorming. State whether the following statements are true or false. Correct the false statement. The nose can use spectacles. Yes. Eyes have to be shut when the nose wears or puts on spectacles. Right. The ear was appointed as a judge. Right. Eyes cannot use spectacles. Yes. They have to close their eyes when. तो सब right है. There is nothing wrong. Then you have to match the following column A with column B. I have already given the answers. You can make a note of it, students. Now, tongue justifies the possession of the spectacles on behalf of the nose. Pick out the expressions from the poem that argue in favor of the nose and complete the following web diagram. Argument क्या थी nose के फेवर में कि it has spectacles wear which amounts to possession, हमेशा ही उसके ऊपर रहता है. Then they are made with straddle, ये भी जो लाइन पढ़ी हमने जो रिच को फिट होती है. देन विसाज और काउंटेनेंस, फेस पे अगर जो नोज़ नहीं होगा तो कोई चश्मा नहीं पहनेगा. तो ये जो 3 थी आर्ग्यूमेंट किसके फेवर में थी, नोज़ के फेवर में. तो आपको वो लाइंस यहाँ पे लिखनी है. कमेंट ऑन दी फॉलोइंग कैरेक्टर डिपिक्टेड इन द पोएम इन अ सेंटेंस और अ फ्रेज. नोज़ के बारे में और आइज़ के बारे में क्या लिखा है. इंट्रोडिंग ऑन समथिंग दैट डज नॉट बिलोंग टू हिम. ऑन द आइज़ फॉल्स प्रे टू ब्लाइंड जस्टिस. You have to pick out example of inversion from the poem. This is poetic device, figures of speech. Inversion क्या होता है, when words are not written in correct prose order but jumbled way. तो ये 2 लाइन्स मैंने लिखी हैं पोएम में से. Between nose and eyes a strange contest arose. क्या होना चाहिए correct prose order? Strange contest arose between eyes and nose. तो ये जो है order correct नहीं है, तो that is why this is example of inversion. Again, would you your lordship a moment suppose. वुड यू सपोज ये करके आना चाहिए. अगेन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ इन्वर्शन. वर्ड्स आर नॉट रिटन इन करेक्ट प्रोज ऑर्डर. जस्टिफाई द वर्डिक्ट डिलीवर्ड इन द पोएम. आई कैन सपोर्ट माई आंसर विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग सुटेबल आर्ग्यूमेंट्स. जो डिसीशन लिया गया वो आप बताओ, उसको जस्टिफाई करो. स्पेक्टेकल्स आर ऑलवेज वॉर्न ऑन नोज. विदाउट द नोज फॉर सपोर्ट द स्पेक्टेकल्स विल बी ऑफ नो यूज. A pair of spectacles are designed to specify fit the shape of the nose. The sole purpose of nose is to balance the spectacles on its ridge to keep them from falling. तो ये जो सब थे आर्ग्यूमेंट इसके फेवर में थे, इसके लिए वो लिखे हैं हमने यहाँ पे. जो पोएम में से हमको मिले कि जो वर्डिक्ट हुआ, डिसीजन हुआ नोज के फेवर में. उसके बाद जो है आपको समरी ऑफ पोएम लिखनी है, वो ऑलरेडी मैंने दिखा दी. तो आई होप आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स. I hope this video was useful to you. Thank you for watching this video.